नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि शाम के 6 बज चुके हैं और शाम के 6 बजे आपका एक सेशन स्टार्ट होता है जो आपकी साइंस की क्लासेस का होता है, जिसमें मैं आपको साइंस पढ़ाता हूं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं यानी ग्रुप डी के PYQs पढ़ रहे हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सी शिफ्ट को करने वाले हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए 5 सितंबर 2022 की शिफ्ट को करने वाले हैं। तो आपके माइंड में आएगा कि 5 सितंबर 2022 की शिफ्ट तो कल भी हुई थी। तो आपको मैं बता दूं कि शिफ्ट वाइज पेपर चल रहे हैं। जो नए साथी हैं उनको मैं बता देता हूं कि आज जो चलेगी वो शिफ्ट सेकंड चलेगी, और जो पुराने साथी हैं वो सभी जानते हैं कि हम लोग शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ग्रुप डी का जो पेपर है यानी जो पुराने पेपर हैं PYQs हैं उनको यहाँ पे सॉल्व कराया जाता है। डेट वाइज डेट, शिफ्ट वाइज शिफ्ट हम यहाँ पे आगे लेकर चल रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे द्वारा एक बैच लॉन्च किया गया और उस बैच का नाम है साइंस स्पेशल बैच। इस स्पेशल बैच की खासियत यह है कि इसका प्राइस जो है वो भी स्पेशल है और इसमें जो मिलने वाला कंटेंट है वो भी स्पेशल है। तो आप इस बैच को खरीद सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों ही कंप्लीट कराया जाएगा और सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहने वाला है। कहाँ मिलने वाला है? तो यादविन स्मार्ट क्लासेस के नाम से हमारी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद में आप एंजॉय कर सकते हैं और इसके बाद में क्लासेस भी देख सकते हैं। सुनील कुमार भाई, गुड इवनिंग। इसी के साथ में आपको बता दूं कि भाई अगर माइंड में होगा थोड़ा सा डाउट कि कैसा पढ़ाएंगे, कैसा पढ़ाते हैं, तो वैसे तो लोगों के माइंड में है मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। बाकी अगर आपके लगता है तो आप यहाँ पे डेमो वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, किस तरीके से आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है। और मोबाइल की पहली स्क्रीन पर जो आया हुआ है तो कॉपी पेन लेके बैठना है, इसको सॉल्व करना है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो कॉपी पेन लेकर आप सॉल्व जरूर करिएगा, जिससे चीज़ें आपको लगे कि हाँ मैंने कितना इंप्रूवमेंट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऋतु कुमारी, गुड इवनिंग। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या कहता है भाई? हमें यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दे रखी है। इस केमिकल रिएक्शन के आधार पर मुझे बताना है कि इनमें से आंसर क्या होगा। अब केमिकल रिएक्शन जो है वो बता रहा है कि रासायनिक ज्योति ऑक्सीकृत हो रही है। तो इनमें से ऐसा कौन है जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है? आपको लग रहा होगा, जल्दी से आंसर दो। कौन सा ऐसा है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है यानी ऑक्सीकृत हो रहा है? तो आपको मालूम होना चाहिए ऑक्सीकृत होने का मतलब है कि किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकृत का मतलब क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना। यहां पे आप देखोगे कि इसके के पास में तो ऑक्सीजन थी, ठीक है, लेकिन जब इसकी रिएक्शन होगी तो यहां से ऑक्सीजन गायब हो गई। तो इसका मतलब है कि इसका रिडक्शन हुआ है, अपचयन हुआ है, ऑक्सीकृत नहीं है, ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है। फोकस ऑन टारगेट ने आंसर दिया H2 और ऋतु कुमारी का आंसर है C। बाकी आप यहां पे देखोगे H2 को अगर मैं यहां देखता हूं तो H2 के साथ में क्या हो गया? O ऐड हुआ है और यही हम पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना है। तो यहां पे आप बताइए ऑक्सीकृत कौन हो रहा है? ऑक्सीकृत हो रहा है आपका हाइड्रोजन। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर है C वो बिल्कुल सही हैं, फोकस ऑन टारगेट और ऋतु कुमारी। और सुनील भाई ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर A। भाई ए आंसर नहीं होगा। H2O कहां से ऑक्सीकृत हुआ है? H2 ऑक्सीकृत हुआ है तभी तो उसमें O जुड़ा है। H2 अगर ऑक्सीकृत हो रहा है, ऑक्सीकृत होने का मतलब ऑक्सीडेशन का जुड़ना यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। तो यहां पे ऑक्सीजन जुड़ा तो H2 का ऑक्सीडेशन हुआ, इसलिए वो H2O बना है। ओके, चलो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2 क्या कहता है? 2 ने बताया कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि फ्लेमिंग थे, उन्होंने दो नियम दिए, एक बाएं हाथ का नियम दिया और एक दाएं हाथ का नियम दिया। तो जब दाएं हाथ के नियम की बात करते हैं तो यहां पर आपको याद रखना है कि मैं इन 3 फिंगर को, कौन कौन सी? एक थंब, इंडेक्स और मिडिल फिंगर को इस तरीके से फैलाऊं कि ये तीनों ही 90 डिग्री का एंगल बनाएं। क्या करें? ये तीनों ही 90 डिग्री का एंगल बनाएं। तब आप यहां पे कहोगे कि ये जो वाला थंब जो है ना, ये कंडक्टर की मोशन को बताएगा। किसको बताएगा? कंडक्टर के मोशन को। हो सकता है वो कंडक्टर वायर हो तो वायर की मोशन को बताएगा। इंडेक्स फिंगर की अगर मैं बात करूंगा तो इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करेगी।
किसकी बात करेगी? मैग्नेटिक फील्ड की बात करेगी। और यहां पे मिडिल फिंगर जो है वो करंट की दिशा की बात करेगी। हमसे क्या पूछा गया है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो याद रखना ये करंट की दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगर आपका यहां पे मैग्नेटिक फील्ड सामने है, मैं अगर ये बताऊं मैग्नेटिक फील्ड सामने है, तो करंट की दिशा कहां होगी? करंट की दिशा इस जगह से देखोगे 90 डिग्री के एंगल पे इस बोर्ड की तरफ होगी। अगर मैं आपकी तरफ उंगली कर रहा हूं इस तरीके से इंडेक्स वाली, तो इंडेक्स फिंगर का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे लेफ्ट साइड में आपकी कौन सी उंगली जा रही है? ये है मिडिल फिंगर, जो करंट की दिशा को बताएगी। तो इस तरीके से हम करंट की दिशा को बताते हैं और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कंफ्यूजन में चला गया क्या? स्टूडेंट लाइव ने डिलीट कर लिया, कोई बात नहीं है। ऋतु कुमारी का ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? थर्ड, अब यहां पे बहुत बड़ा सा कुछ लिखा हुआ है और इसको पढ़ना है और उसके बाद में आंसर देना है। तो आप यहां पे देखोगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगर आपको यहां पे ऑप्शन नहीं दिख रहा हो तो आप दिखने लग जाएगा। कहता है कि श्वसन चक्र होता है। श्वसन चक्र क्या होता है? रेस्पिरेटरी साइकिल का मतलब है कि हमने यहां पे एटमॉस्फेयर से क्या किया? हमने एटमॉस्फेयर से सारी गैसेस को इनहेल किया और इनहेल करने के बाद वो गैसेस कहां जा रही हैं? हमारी सेल तक जा रही हैं। सेल तक कौन लेके जा रहा है? ब्लड लेके जा रहा है। तो वहां उसके बाद में बाहर भी आएगी, तो ये होगा एक्सेल। तो इनहेल और एक्सेल के बीच में जो प्रोसेस हो रही है उसे हम क्या कह रहे हैं? सेल, यहां पे श्वसन चक्र कहते हैं, रेस्पिरेटरी साइकिल कहते हैं। ठीक है, जब वायु अंदर ली जाती है और बाहर निकाली जाती है, ये तो मैंने बता ही दिया। तो फेफड़ों में हमेशा कुछ मात्रा में वायु होती ही है। तो याद रखना, हम जितनी भी मात्रा में हमने यहां पे गैसेस को लिया है, उतनी मात्रा में गैसेस बाहर नहीं आती हैं। कुछ मात्रा में क्या हो जाता है? कुछ मात्रा में वो मौजूद रह जाती हैं। कुछ मात्रा में वायु आपके फेफड़ों में मौजूद रहती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? ताकि ऑक्सीजन को अवशोषित करने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। सारी गैसेस बाहर नहीं आती हैं। श्वसन प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए यहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए यहां पे कुछ मात्रा में फेफड़ों के अंदर कुछ मात्रा में वायु रह जाती है। ठीक है, जिससे फेफड़ों के गैसों में आदान प्रदान के लिए समय मिल जाए। अब होगा क्या? वायु की इस मात्रा को क्या कहेंगे? यानी जो रह गया है वो क्या है, ये बता दिए। आरपीएफ का रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है? भाई अभी तो कोई प्रोसेस नहीं है आरपीएफ की, तो अभी आपका एग्जाम चल रहे हैं। एग्जाम होने के बाद में, यानी एग्जाम एनटीपीसी के चल रहे हैं, एनटीपीसी के एग्जाम्स हो जाएंगे तब आरपीएफ का एग्जाम, आरपीएफ के रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद एनटीपीसी 12th वाली प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से एक एक करके प्रोसेस चल रही है। ऋतु कुमारी ने आंसर दिया सी, सुनील कुमावत ने ए दिया है। तो याद रखना, जो भी कुछ हमारे अंदर रह गया है वो सब क्या होता है? वो अवशिष्ट होता है, रेजिडुअल होता है। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जितनी मात्रा में हमारे अंदर जो वायु रह जाती है वो क्या करती है? वो फेफड़ों में आदान प्रदान, गैसों का जो एक्सचेंज हो रहा है उसके लिए समय अधिक मिल सके, इस वजह से वो रह जाती है। अगर आप बलपूर्वक श्वास को निकालते भी हैं, बहुत तेजी से सांस छोड़ते भी हैं, तब भी कुछ हवा वहां पर रह जाएगी। ये बात आप याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 क्या कहता है? 4 यहां पे बताता है कि हमारे पास में पीले बीज वाले तद्रुप प्रजनन, तद्रुप प्रजनन का मतलब यहां पे क्या होता है? ट्रू ब्रीड जो होती हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो पीले बीज वाले एक लंबे मटर के पौधे का संकरण हरे बीज वाले बौने मटर के पौधे के साथ में कराया जाता है। तो यहां पे याद रखना, पीले बीज वाले जो हैं वो कैसे हैं? वो लंबे हैं। तो मैं यहाँ पे टी लिख सकता हूँ या फिर बाई वाई लिख लेता। चलो यहाँ पे आपको समझ आने के लिए मैं लिख देता हूँ। जो येलो है ना, वो कैसे हैं? वो लंबे हैं। और बोला क्या गया है? बौने मटर के पौधे कैसे हैं? वो हरे हैं। तो यहां पे हरे के लिए हम क्या यूज करेंगे? यहां पे ग्रीन का यूज करेंगे। पीले हैं, हरे, हाँ ठीक है। हरे के लिए हमने क्या किया? ग्रीन का यूज किया, जो कि स्मॉल है। जो बौने हैं वो मैंने स्मॉल ले रखा है, और जो यहां पे मैंने कैपिटल में लिखा है उसका मतलब है वो टॉल हैं। ठीक है, अब इनका क्या किया जाएगा? संकरण कराया जाएगा। तो संकरण में इनके गैमेट्स को मैंने अलग अलग ये लिख लिया, ये लिख लिया।
अब जैसे ही इसका संकरण होगा तो आप यहां पे देख पा रहे होगे कि जब मैंने इनको अलग अलग लिख लिया है तो y का g से होगा तो y कैपिटल और स्मॉल g बन जाएगा, इसी तरीके से y कैपिटल और स्मॉल g बन जाएगा। तो यहां पे ये प्रोसेस जो चल रही है, आप इस प्रोसेस के आधार पे आप देखोगे कि यहां आपको दिख रहा होगा एक तो कैपिटल है और एक स्मॉल बन रहा है, तो यहां पे हमेशा प्रभावी कौन होगा, तो याद रखना हमेशा प्रभावी वही होगा जो यहां पे लंबा है। लंबा कौन है, कैपिटल वाई, वाई का मतलब येलो वाला, तो लंबापन हमेशा बौनेपन पर प्रभावी होता है। तो जब भी हम लंबे और बौने पौध का संकरण कराते हैं तो मोस्टली ज्यादातर पौधे कैसे बनेंगे, वो लंबे ही बनेंगे। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है कि यहां कह रहा है कि लंबापन जो है वो बौनेपन पर हमेशा हावी होता है या प्रभावी होता है। भले ही ये वाई और स्मॉल जी आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये पौधा हमेशा कैसा होगा, लंबा होगा। ठीक है, और कैपिटल वाई वाई का मतलब क्या है, ये शुद्ध लंबा पौधा है, ये प्योर है लंबाई में, ये प्योर आपका बौना है। लेकिन जैसे ही संकरण कराया तब जो प्रोसेस हुई है उस प्रोसेस में ये जो बना है ये हमेशा लंबा होगा, क्योंकि ये प्रभावी होता है, यानी बौनेपन के सामने लंबापन अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, आए समझ भाई। खली के सामने अगर कोई छोटा सा व्यक्ति या सचिन तेंदुलकर खड़ा हो जाए तो प्रभावी कौन लगेगा, हमेशा खली लगेगा। यही बात यहां पे बोली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 क्या कहता है, 5 यहां पे कहता है कि एक एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस, ये आपकी एक नाम है। ठीक है, एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस, ये क्या कहता है, इसका भारतीय स्थानिक नाम पूछा है कि क्या है, और इसका प्रयोग जो है ना च्यवनप्राश के लिए यूज होता है। तो ऐसा कौन सा है जिसका च्यवनप्राश क्या आपने खाया होगा। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं भाई, अफीम का तो खाओगे नहीं, ठीक है, महुआ का तो खाओगे नहीं, नीम का या कड़वा कौन खाएगा। तो बताओ च्यवनप्राश के लिए क्या यूज किया जाता है, आंवला यूज किया जाता है। और आंवला एक ऐसा पौधा है या आंवला एक ऐसा फल है जो कि क्या है, च्यवनप्राश के निर्माण का प्रमुख घटक तो होता ही है, और बहुत ही औषधि पौधा होता है। विटामिन सी की भरपूर मात्रा इसके अंदर होती है। जब भी आपको स्किन प्रॉब्लम हो, जब भी आपको बालों की प्रॉब्लम हो, जब भी आपको आंखों की प्रॉब्लम हो, तो इनके लिए हम आंवला का यूज कर लेते हैं। तो ऋतु कुमारी का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही अच्छा आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। बोला गया है यदि एक ही पदार्थ के 4 तार एक माला के मनकों की तरह जुड़े हुए हैं। तो आपने देखा होगा भाई, माला देखी है, मान लो ये माला है और इसमें जो मनके अगर मैं ये लगा दूं तो बताओ ये कौन से क्रम में लगे होंगे। अगर मैंने इनमें मनकों का यूज किया है तो ये कौन से क्रम में लगे हैं, तो ये एक ही वायर के अंदर है, तो मैं क्या कहूंगा, ये श्रेणी क्रम में लगे हैं। ठीक है, अगर मैंने माला बनाई और उनमें मनकों का जो यूज किया है या मनके डाले हैं वो कैसे होंगे, श्रेणी क्रम में। और एक ही पदार्थ के 4 तार एक माला के मनकों की तरह जुड़े हुए हैं, तो किस में जुड़े हुए हैं भाई, श्रेणी क्रम में ही जुड़े होंगे, माला की तरह हैं। तो श्रेणी क्रम में जुड़ने पर यहां पे प्रतिरोध क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अब यहां पे बोला गया है माला का तुल्य प्रतिरोध किया, मैंने बोला कि ये माला है और इसका प्रतिरोध क्या है, R मान लिया। ठीक, तो यहां पर माला के तार कितने हैं, यानी कितने तार में यूज किए जा रहे हैं, 4 तार यूज किए जा रहे हैं। तो मैं चारों की जगह पे क्या रख दूं, R रख दूं, तो क्या हो जाएगा, ये आपका बन के आएगा क्या, 4R बन के आएगा, यानी 4R बन के आएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुड इवनिंग त्रिषा शर्मा, ऋतु कुमारी का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। बोला ये गया है कि अगर एक पदार्थ एक ही है, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, एक ही होगा। इसका मतलब है 4 तारों का अगर माला के मनकों की तरह यूज किया जाए तो माला में मनके कैसे होते हैं, श्रेणी क्रम में ही तो जोड़े जाएंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। तो जब वो सीरीज में जोड़े जा रहे हैं तो ये भी सीरीज में ही तो होगा। और सीरीज में हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। कितने मनके हैं, यानी 4 हैं। कैसे जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में। पदार्थ क्या है, सेम है, और सेम पदार्थ के लिए रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा। इसलिए चारों के लिए मैंने R का यूज किया और आंसर क्या आ गया, इनको जब जोड़ेंगे तो ये 4R हो जाएगा। तो यहां पे 4 गुना हो जाएगा। आया समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7 क्या कहता है, इसको पढ़ो, इसका आंसर देने की कोशिश करो।
मान लो कोई रासायनिक समीकरण है, उसको संतुलित करने की विधि क्या हो सकती है। हम आपने देखा होगा कि कोई भी समीकरण दे रखा है, मैंने एक समीकरण बना लेता हूं, चलो अगर आपके माइंड में आ रहा हो कौन सा समीकरण, तो आपने देखा होगा समीकरण होता है C6, ये ले लिया मैंने C6H6, इसके साथ में मैंने ऑक्सीजन की क्या करा दी, रिएक्शन करा दी, तो क्या बन जाएगा CO2 बनेगा और क्या बन जाएगा, ये जल यहां पे निकलेगा तो H2O बन जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है यहां पे मैं कौन सी विधि का यूज करूं जिससे ये संतुलित हो जाए, तो बताओ क्या आंसर होगा। ऋतु कुमारी ने तो आंसर बता दिया, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए मैं चेक करूं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहां पर हम हमेशा हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं। क्यों ऋतु कुमारी, गलत हो गया, हिट एंड ट्रायल मेथड का हम यहां पे यूज करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है कि ट्रायल करते जाएंगे कि मैं यहां पे 1 रखूं कि 2 रखूं 3 रखूं, और कोई ना कोई ऐसा होगा जो हिट कर जाएगा, तो इसी को कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे आपसे अब मैं बोलूं कि यहां किस तरीके से हम इसको संतुलित करेंगे, तो मान लो हम यहां पे रिएक्शन को देखेंगे, यहां कार्बन की मात्रा कितनी है 6 है, यहां कार्बन की मात्रा कितनी है 1 है। चलिए यूज करते हैं, अब हमने हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया कि इसकी जगह पे मैं 6 का यूज कर सकता हूं। करो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6CO2 प्लस H2O हो जाएगा कि नहीं। कार्बन तो मेरे पास में 6 हो गए, लेकिन जैसे ही मैंने हाइड्रोजन की ओर देखा तो मुझे क्या देखा कि हाइड्रोजन यहां पे 6 हैं और यहां पे कितने हैं, यहां पे तो 2 हैं। तो मैं क्या करूंगा, तो मेरे को दिमाग में एकदम हिट किया, क्या हिट किया कि अगर मैं यहां पे 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये संतुलित हो जानी चाहिए। तो चलिए करते हैं, तो मैंने तीसरी प्रोसेस यानी तीसरा स्टेप लिया, क्या 6CO2 के साथ में यहां H2O में मैंने 3 का मल्टीप्लाई करा दिया, लो हो गया। अब आप देखोगे C6 है H6 है, तो C6 यहां पे है, हाँ जी हैं। H कितने हैं 3 और 2, यानी 3 का 2 से मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, ये बराबर हो गए। अब ऑक्सीजन को देखो क्या है, ऑक्सीजन कितने हैं 6 का 2 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन यहां पे 12 हैं और यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं, ये तो 3 है, तो ऑक्सीजन यहां कितने हो जाएंगे 15 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो अब आपके माइंड में आएगा कि यहां पे तो 2 हैं, यहां पे 15 हैं, तो मैं इस साइड किसका मल्टीप्लाई करूं कि इक्वल हो जाए। तो याद रखना यहां पे अगर मैं क्या कर दूं 15/2 का अगर यहां मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा। अब आपके माइंड में घूम जाएगा कि यार ये कैसे हो गया, तो मैंने इसलिए किया कि मुझे क्या करना है, ऑक्सीजन कितने करने हैं 15 करने हैं। ठीक है, तो ये कितना है 15/2 का मैंने यूज किया, क्योंकि 15 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 आएगा, और 30/2 का अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो 15 आ जाएगा, तो यहाँ पे 15 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन अब क्या करूं, अब मैं पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या करना है 2 का मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2C6H6 बन जाएगा, और ये तो 15 हो जाएगा, और यहां पे ये क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 6H2O। इस तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इसको संतुलित कर सकते हैं। ये है आपका एक रिएक्शन जो कैसे हो जाती है, संतुलित होती है, बैलेंस हो जाती है। न्यू स्टूडेंट भाई, न्यू नहीं हो, पुराने ही हो, मुझे पता है पिछली क्लास में भी थे, उससे पहले भी क्लास में थे, लेकिन फिर ठीक है आप आए हो तो भाई आपका स्वागत है। और यहाँ पे मैंने समझा दिया किस तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज किया जाता है, और यहाँ पर इसी तरीके से इसको संतुलित कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भाई, गर्भ निरोधक उपकरण की बात की जा रही है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो गर्भ निरोधक उपकरण जो होते हैं, यानी जिन्हें हम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कहते हैं, तो उनका यूज किया जाए उसके संबंध में हमसे पूछा गया है कि यहां पर 3 विकल्प तो सत्य हैं, लेकिन एक विकल्प जो है वो गलत है। ठीक है, तो गर्भ निरोधक वाला जो यूज किया जाएगा वो गर्भ को रोकने के लिए किया जाएगा, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए किया जाएगा, सबको पता है। अब प्रेगनेंसी को रोकने के लिए आपके पास में गलत विकल्प का चयन करना है। ए क्या कहता है, इनका उपयोग गर्भावस्था को रोकने या उसमें देरी के लिए किया जाता है। भाई सबको पता है कि अगर मैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी लेता हूं ना, मैं नहीं,
मतलब जो भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं उनकी बात हो रही है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं उनका यूज किया जाएगा, तो वो गर्भावस्था को रोकने के लिए किया जाता है। भाई ये तो हमारा सही है। बी क्या कहता है, इसका कोई अनुशंसी प्रभाव या फिर कह सकते हैं साइड इफेक्ट नहीं होता। तो भाई ऐसा तो कोई भी आपकी कोई भी दवाई ऐसी नहीं बनी जिसका कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। आप किसी भी दवा का यूज करते हो, किसी भी उपकरण का यूज करते हो, उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। यहां पर भी क्या होता है, इसका भी कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमें गलत पूछा गया था, गलत आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। बाकी सी को आप देखोगे तो क्या है, प्राकृतिक प्रक्रिया जनन के विरुद्ध किया जाता है। तो भाई हाँ जी, नेचुरल जो प्रोसेस होती है उसका ही तो ये इसके अगेंस्ट जाते हैं, उसका ही तो विरोध किया जाता है। भाई नेचुरल प्रोसेस से यहाँ पे गर्भ हो सकता है, तो लेकिन उसका क्या किया जाएगा, यहाँ पे उपकरण जो यूज किए जा रहे हैं वो किसके लिए किया जाए, उस प्राकृतिक प्रक्रिया का विरोध में किए जा रहे हैं, ठीक है, रोकने के लिए किया जा रहे हैं। और डी कहता है जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल भाई, अगर जनसंख्या वृद्धि रोकना है तो आपको यहाँ पे इन कॉन्ट्रासेप्टिव उपकरण का यूज करना पड़ेगा, तभी गर्भ उनको रोका जा सकता है, ठीक है। तो इसका गलत आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबको बता दूं कि हमारा एक साइंस स्पेशल बैच है जो कि आपको 99 रुपये में मिलने वाला है, जो हर एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाला है, जिसको मैं पढ़ाने वाला हूं। चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, तीनों सब्जेक्ट को मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। इसके अलावा एक बैच जो है स्टार्ट तो हो चुका है, लेकिन कुछ एक दो क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, इसकी वजह से अब क्लास फिर से स्टार्ट की जा रही हैं। इसके अलावा ये बैच जो है वो सभी परीक्षाओं के लिए यूजफुल रहेगा। और ये कहाँ मिलने वाला है, प्ले स्टोर से। अब कहोगे प्ले स्टोर से कैसे मिल जाएगा, तो प्ले स्टोर पे हमारी एप्लीकेशन है जिसका नाम है यादविन स्मार्ट क्लासेस। आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करके आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी हैं। तो भाई यहां पे सबसे पहले तो इसका आंसर ही गलत दिया गया है। भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम तो होता नहीं है, क्योंकि जाइलम तो भाई जल के लिए होता है। जाइलम तो है वो जल का संग्रहण करता है, लेकिन यहां दिया गया है, तो चलिए इसको देखते हैं कि इसमें जो इसके 4 टाइप दे रखे हैं, जाइलम फाइबर्स होता है, ट्रैकिड्स होता है, बेसल्स होती हैं और जाइलम पैरेन्काइमा होता है। जब भी स्टोरेज की बात की जाएगी, जब भी क्या की जाएगी, स्टोरेज की बात की जाएगी, तो क्या होगा, स्टोरेज हमेशा पैरेन्काइमा के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, पैरेन्काइमा के अंदर होता है। अगर ये किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे भले ही यहाँ पे भोजन लिखा है, अगर ये कहता ना जल का संग्रहण कहाँ होता है, मिनरल्स का संग्रहण कहाँ होता है, वो भी पैरेन्काइमा के अंदर ही होता है। अगर फ्लोएम की बात की जाएगी जो कि भोजन का संग्रहण करता है, वो भी फ्लोएम पैरेन्काइमा के अंदर करता है। पैरेन्काइमा यहाँ पे संग्रहण के लिए, स्टोर के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। ऋतु कुमारी का आंसर भी डी बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन नंबर 10 पर, और ये 10 क्या कहता है, बोल रहा है मानव का परिसंचरण तंत्र, ठीक है, मानव का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सभी सिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं। यानी आपको मालूम होना चाहिए कि जितनी भी सिराएं होती हैं, जितनी भी वीन्स होती हैं, वो क्या करती हैं, रक्त को यानी ब्लड को हार्ट की ओर ले जाती हैं। और ब्लड को हार्ट की ओर ले जा रही हैं, तो वहां पे कौन काम कर रही है, सिरा काम कर रही हैं। तो लेकिन हमने तो ये सुना था कि हार्ट से ब्लड जाता है, तो याद रखना हार्ट से जो ब्लड जाता है ना, वो धमनियां लेके जाती हैं, और आपको हार्ट की ओर जो ब्लड जा रहा है वो सिराएं लेके जाती हैं। ये बात आप याद रखना। बाकी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि मान लो ये आपका हार्ट है, अब आप कहोगे हार्ट नहीं है, लेकिन मानना पड़ेगा भाई हार्ट है, और इसके पास में क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, सभी जानते होंगे, ठीक है। इसमें जो ब्लड आता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बाहर निकलता है, किसके माध्यम से, यानी पंप करता है। पंप करने के बाद ये कहाँ, किस पे टकराएगा, यानी किससे जाएगा आगे, धमनियों के माध्यम से आगे जाता है। और धमनियों के माध्यम से जब ये आगे जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, तो भाई ये सेल तक जाएगा। ये कहाँ, किसको जरूरत है, ऑक्सीजन की, सेल को जरूरत है। तो सेल को जैसी ही ऑक्सीजन मिलेगी, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करा के कार्बन डाइऑक्साइड देता है। और ब्लड में कौन मिल जाएगा फिर, जो वेस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिली है। तो ये ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कहाँ जाएगा, ये आ गया इस तरीके से।
अब जैसे ही यहां पे आएगा, ये कौन लेके आएगा, इसको शिरा लेके आएगी, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की ओर शिरा लेके आई है। अब यहां से ये जो ब्लड है ये भी तो जाएगा कहीं, तो यहां से ये वाला जो ब्लड है ऑक्सीजन लेने के लिए फिर से जाता है लंग्स के पास, और लंग्स के पास से जैसी ऑक्सीजन मिल जाएगी वैसे ही ये ऑक्सीजन लेके फिर आपका यहां आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हार्ट काम करता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहां पे धमनी और सिरा तो ये हैं, लेकिन जो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है लंग्स की ओर लेके जा रहा है, और लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड लो है वो आपका हार्ट की ओर लेके आ रहा है। ये कौन है, तो याद रखना इन्हें कहते हैं फुफ्फुसी, ठीक है। अब जो यहां पे सिरा है तो ये हो जाएगी धमनी, इसी तरीके से ये भी फुफ्फुसी है। अब यहां कौन है, धमनी है, तो ये हो जाएगी सिरा। अब हमसे पूछा क्या गया है, फुफ्फुसी सिरा के बारे में पूछा गया है, तो क्या होगा, फुफ्फुसी सिरा क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी। बताओ कहां है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। फुफ्फुसी सिरा जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है हार्ट की ओर, ठीक है। और सिरा क्या कर रही है, सिरा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है हार्ट की ओर, ठीक है। आंसर ऋतु कुमारी ने बताया है सी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। वर्जिन वनस्पति क्या है। लो, अभी तक हम तो इंसानों में ही सोचते वर्जिन होता है, लेकिन वर्जिन वनस्पति भी होती है। अब ये क्या है, तो याद रखना वर्जिन वेजिटेशन जो होता है वो ऐसा वेजिटेशन है जिसमें मानव की कोई भी हेल्प नहीं लगती। वर्जिन का मतलब क्या है, जहां पे मानव की कोई भी हेल्प नहीं लगती, प्राकृतिक रूप से विकसित होता है। क्या होगा, नेचुरली विकसित होगा। अब आप यहां पे आंसर देखोगे क्या होगा, मनुष्य द्वारा उग रहा है, नहीं है। पादप समुदाय जैसे मानव की सहायता चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। वनीकरण कार्यक्रम में भी मनुष्य काम आते हैं। डी क्या कहता है, पादप समुदाय जो मानव सहायता के बिना प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है और लंबे समय तक मनुष्य द्वारा यहां पे उसका छोड़ दिया जाता है, तो वो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो वर्जिन वनस्पति कौन सी होगी, वर्जिन वनस्पति वो होगी जहां पर मानव की सहायता ही नहीं चाहिए, प्राकृतिक रूप से वो विकसित होगी, वो आपकी वर्जिन कहलाती है। और ऑप्शन नंबर डी यहां पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। एक कांच की पट्टी पर उसके अविलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश किरण का आपतन कोण कितना होता है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए ये क्या है, कांच की पट्टी पर उसके अविलंब के अनुदिश। तो मान लीजिए ये कांच की पट्टी है, ठीक है, मान लो ये पूरी कांच की पट्टी है, अविलंब के अनुदिश की बात हो रही है, तो ये क्या है, अविलंब कैसा है, मैंने बोल दिया ये आपका अविलंब है। कांच की पट्टी को सही करें पहले, ये है कांच की पट्टी, ठीक है, ये मान लो अविलंब की बात हो रही है, तो भाई अविलंब क्या होता है, ये होता है अविलंब, ठीक है, ये आपका अविलंब है। अब आपसे बोला क्या जा रहा है, यहां पे बोला जा रहा है कि इसी के अनुदिश कोई क्या है, प्रकाश किरण आ रही है। तो इसी के अनुदिश कोई प्रकाश किरण आ रही है, इस तरीके से मैंने यहां पे बना दी, ये आई इसी के अनुदिश। अब बोला क्या जा रहा है कि इसका कोण कितना होगा। तो भाई जब ये इसी के अनुदिश आ रही है तो ये सीधी जाएगी, तो कोण क्या बना रही है, कोई भी कोण नहीं बना रही, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो आंसर भाई ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ठीक है। अगर यहां पर किस तरीके से मैं अगर ये बोलूं कि ये आपका कोई है जहां पे माध्यम चेंज हो रहे हैं, ये आपका क्या है, आपका ये अविलंब है, यहां से कोई भी प्रकाश किरण आएगी, ये क्या है, विरल माध्यम है, ये मान लो सघन माध्यम है, तो विरल से सघन की ओर जाएगी, तो क्या होगा, अविलंब की ओर झुक जाएगी, ये इस तरीके से जाएगी। लेकिन ये क्या है, एंगल से जा रही हैं, और अगर एंगल से जा रही हैं तो ये आगे जाकर भी एंगल बनाएगी। ये तो कोई भी एंगल से नहीं आ रही, ये तो 0 डिग्री एंगल है। तो जब 0 डिग्री है तो यहां पे क्या पूछा गया, आपतन कोण कितना होगा, वो भी 0 ही होगा, ठीक है। ऋतु कुमारी का सही है, सुनील का भी आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इसको देखो, कॉपी पेन लेके मैंने हमेशा बोला है जब भी आप ऐसे सॉल्व करो तो कॉपी पेन लेके बैठा करो, जिससे आपको चीज़ें आसानी हो जाए, क्योंकि जब मैं यहाँ पे करा रहा हूँ तो आपको लगे क्या ही कराए जा रहे हैं, बस कराए जा रहे हैं कराए जा रहे हैं, लेकिन जब हम खुद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को तब हमारा इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। हमेशा याद रखना, यहाँ पे क्या बोला है, किसी वस्तु को एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले
अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। सबसे पहले माइंड में आएगा अवतल लेंस कैसा होता है भाई। अवतल लेंस किनारों पे तो मोटा होता है लेकिन बीच में पतला होता है। ये गया आपका अवतल लेंस और ये क्या है, ये इसकी मुख्य अक्ष है। ठीक है, बोला गया है 15 सेंटीमीटर फोकस। फोकस इसका किस साइड होगा, फोकस वाला इसका इस साइड होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ये इमेज बनाएगा। ठीक, तो इसके फोकस को मैं कितना है बोला गया है, 15 सेंटीमीटर बोला गया है। चलिए मान लिया। फिर क्या कहता है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु को रखा गया है। तो वस्तु को कहाँ रखा गया है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, जो कि है आपकी 2F2 पे, सॉरी 2F2 नहीं, F2 पे, 2F1 है, ये होगा 2F1। ये कितना है, ये हो गया आपका वस्तु रखी है कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर की, जो कि दे रखा है। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब का पूछा है, इमेज कहां पे बन रही है। तो आपको जो दिया गया है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है फोकस कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। मैं प्लस लूं या माइनस लूं, तो मैंने हमेशा बताया है जब भी लेंस या दर्पण के लेफ्ट साइड की बात की जाएगी वहां पे होगा माइनस, और राइट साइड की बात की जाएगी वहां पे होगा प्लस। तो एफ हमारा क्या है, माइनस हो गया। वस्तु की दूरी को हम u कहते हैं, जबकि कितना होगा, 30 सेंटीमीटर होगा, लेकिन ये प्लस होगा या माइनस, ये तो लेफ्ट में है तो ये भी क्या होगा, माइनस होगा। मुझसे क्या पूछा गया है, प्रतिबिंब की दूरी जिसे हम b से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ऋतु कुमारी ने आंसर दे दिया है 15 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं 15 आता है कि नहीं आता है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये आना चाहिए। लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। ये लेंस फॉर्मूला होता है जब भी हम यहाँ पे वस्तु की दूरी या फोकस या फिर प्रतिबिंब की दूरी निकालते हैं, तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब बताओ फोकस कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। क्या है, माइनस का है, तो हाँ जी माइनस का है। बी क्या है पता करना है, मुझे तो नहीं पता है बी क्या है। आप देखो माइनस का 30 है, यहां पे माइनस पहले से, ये क्या हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, तो 1/30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आप यहां पे 1/b का वैल्यू को पुट कर निकालेंगे तो क्या होगा, यहां पे 30 को मैं उस साइड ले जाऊंगा तो ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 1/15 पहले से है वहां पे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/30। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहां पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ले लो। क्या एलसीएम आएगा, ये एलसीएम आया इसका 30, कितना आया, ये तो 30 आया। अब यहां से 15 को कर देखेंगे तो 15 से ये 2 टाइम जाएगा और 30 से ये 1 टाइम आएगा, तो क्या आया, 1/b बराबर आया माइनस के 3/30 यानी 30, जो कि होता है माइनस का 1/30, और ये b की वैल्यू आ गई आपकी, सॉरी 1/30 नहीं 1/10, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/10, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 10 सेंटीमीटर आएगी। तो ऋतु कुमारी गलत आंसर है आपका, 10 आ रहा है वो भी माइनस में। अब आप कहोगे कि यहां तो प्लस में दे रखा है, दिमाग में आएगा यहां तो हमें प्लस में दे रखा है, तो आप यहां पर प्लस लेने का यहाँ पे फोकस नहीं करना है कि प्लस है या माइनस। हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। प्लस और माइनस का मतलब यहाँ पे है कि माइनस ये बता रहा है कि प्रतिबिंब जो बन रहा है ना वो वर्चुअल बन रहा है, आभासी बन रहा है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, इरेक्ट होता है, इसलिए माइनस लगा हुआ है। बाकी यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा। जो लोग 10 बता रहे हैं वो दोबारा बता रहा हूं। ठीक, बोला गया है वस्तु को 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पे रखा गया है। हाँ जी भाई, एक किसके सामने रखा गया है, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस मैंने बनाया, अवतल लेंस से फोकस मैंने 15 सेंटीमीटर लिया। फिर बोला गया है मुख्य अक्ष पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी वस्तु रखी है, तो मुख्य अक्ष से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर यह वस्तु रख दी, जो कि मैंने 2F1 पे रख दी। ठीक है, फोकस कितना दिया है 15 और वस्तु की दूरी कितना दिया है 30 दिया है। अब बताओ माइनस और प्लस का यूज क्यों किया मैंने, क्योंकि ये लेंस के लेफ्ट साइड यूज हो रहा है, और जब लेफ्ट साइड यूज होगा तो वहां पे माइनस का यूज होता है। अगर ये चीजें राइट में होती तो प्लस आता। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। हमारे पास में लेंस का फॉर्मूला होता है जो कि आपको सामने यहां पे लिख रहा होगा, ये लेंस फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u।
जो जो वैल्यू आपको दे रखी है वो पुट करनी है। क्या दे रखा है, एफ की वैल्यू कितनी है, -15, बी की वैल्यू पता करनी है, यू की वैल्यू -30 है, लेकिन माइनस यहां पे पहले से है फॉर्मूले में, इसलिए ये +30 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करें, यहां पे 1/b की वैल्यू हमें यहां पे पता करनी है। प्लस वाला 130 है, इसको मैंने क्या कर दिया, उधर ले गए, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये माइनस पहले से है, तो माइनस का 1/15 माइनस का 1/30, एलसीएम ही तो लेना है, एलसीएम ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा, 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 30 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इन दोनों को जब माइनस का ये है, ये भी माइनस का है, तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये माइनस का 3/30 होगा। ओ सॉरी, गलती होगी, नहीं गलती कहां, सही तो है, माइनस का 3/30 हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे ये 10 बार जाएगा, तो b बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर हो तो गया भाई, b इक्वल टू माइनस का 10 सेंटीमीटर। माइनस लगने का कारण है कि आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आपने देखा होगा कि हम पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनवाते थे और वो एक नेगेटिव से बनती थी। ठीक है, क्या होता था कि फोटो खींचा जाता था, फोटो खींचने के बाद में उसके नेगेटिव बन के आते थे और उन नेगेटिव को लेके जाते थे और फिर वहां पे किसी सॉल्यूशन में क्या किया जाता था, उनको धोया जाता था। ठीक है, और उसको फिर जो चीज निकल के आती थी उसको किसी ना किसी पेपर पर ले लिया जाता था, उससे एक फोटो बनकर तैयार हो जाती थी। अब बोला क्या गया है कि जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी उसमें जिस सॉल्यूशन का यूज किया जाता था, जिस सॉल्ट का यूज किया जाता था, वो कौन सा है, तो आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा है। तो याद रखना कि जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए यूज किया जाता था वो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, इसलिए आपका यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, AgBr। क्या हो जाएगा, AgBr हो जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए यूज किए जाने वाला सॉल्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। अजय गोस्वामी भाई, जय हिंद भाई। अब आगे आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15, कहता है क्या कि एक प्रतिरोध है हमारे पास में, एक नहीं 3 प्रतिरोध हैं, 8 ओम का, 12 ओम का और 24 ओम का। इनको किस में जोड़ा गया है, समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। और जब इनको समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, इनका संयोजन करने के बाद जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि कैसे जोड़ेंगे। तो भाई एक प्रतिरोध मैंने बना दिया ये, ठीक है, दूसरा प्रतिरोध मैंने ये बना दिया, तीसरा प्रतिरोध मैंने ये बना दिया। तीनों को किस में जोड़ना है, समानांतर में जोड़ना है। जोड़ो, कैसे जोड़ेगा भाई, ये क्या कर दिया मैंने, तीनों को इस तरीके से समानांतर में जोड़ दिया, लो जुड़ गए। और क्या बना दिया, एक बैटरी से इनको जोड़ा क्योंकि करंट भी प्रवाहित होगा। कितना है, ये 8 ओम का है, ये 12 ओम का है और ये 24 ओम का है। जब भी ये समानांतर क्रम में जोड़े जाएंगे, सर ये सब 10th में पढ़े थे, हाँ भाई 10th का ही सिलेबस आता है यही, और क्या आता है भाई ग्रुप डी में, ग्रुप डी के पेपर में, और जितना भी पेपर होते हैं 10th तक का लेवल ही तो होता है, सब 10th में ही पढ़ के आते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा इसका, समांतर क्रम में जब जोड़ा जाएगा तो R जो निकलेगा वो होगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। जितने प्रतिरोध हैं उतने हम R ले लेंगे, 3 है तो मैंने R3 तक लिया है। ये हो जाएगा आपका 1/8 + 1/12 + 1/24। यहाँ पे एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 24 आएगा। 8 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 12 से जाएगा 2 बार और 24 से 1 बार जाएगा। कितना आया, ये आ गया आपका 6/24, 1/R इक्वल टू आ गया 6/24। और इसको काट दो, कितना कटेगा, 6 से काटेंगे 4 बार, तो 1/R की जो वैल्यू आई है ना वो 1/4 आई है। तो वैल्यू जो है ये 1/R की है, हम R की वैल्यू को पता करेंगे तो ये आ जाएगा 4 ओम। ठीक है, आंसर आपका निकल के आ गया ऑप्शन नंबर बी, जो कि सुनील ने आंसर पहले ही दे दिया था। मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताया किस तरीके से सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। जब भी हम समानांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, अगर मान लो ये समानांतर में ना जोड़ के श्रेणी क्रम में जोड़े होते, सीरीज में जोड़े होते, तब क्या करते, तब हम इनको डायरेक्ट जोड़ देते कि 8 और 12 कितने होते हैं, 20 होते हैं, 20 और 24 कितना होगा, 44, तब आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जब श्रेणी क्रम में जोड़े होते। ये क्या है, समानांतर क्रम में जुड़े हैं, और समानांतर क्रम में ही
आपके घर की जो लाइटिंग होती है वो समानांतर क्रम में जुड़ी होती है, लेकिन जो फ्यूज होता है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जिससे वो आगे के लाइन को कट करवा देता है। अगर वोल्टेज तेज आ जाए, अगर लाइट तेज आ जाए, तो हमारे इक्विपमेंट बच जाते हैं, वो फ्यूज की वजह से बच जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो इसे। किसी वस्तु को एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा और कैसा बनेगा, यह बताना है। बताओ, ध्यान रखना, बोला क्या गया, अवतल दर्पण की। कैसा होता है भाई अवतल दर्पण? दिमाग में ये आएगा अवतल दर्पण कैसा होता है, तो भाई ऐसा होता है। अब ऐसा कैसा है कि यहां पे अगर मैं बाहरी वाले पे पॉलिश कर दूं तो ये दर्पण बन जाएगा, और इसी दर्पण को कहते हैं अवतल दर्पण। वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी इसकी फोकस दूरी कितनी है, फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है। तो ये दूरी कितनी है, ये 30 सेंटीमीटर की दूरी है। अब आपसे बोला गया प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, तो भाई एक तीन ही चीजें होती हैं। एफ क्या है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, प्लस लूं या माइनस लूं, फिर वही चीज आ गई। दर्पण के लेफ्ट साइड में है, प्लस नहीं लेना माइनस लेना होता है। ठीक है, वस्तु की दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर, प्लस लूं या माइनस लूं, तो भाई दर्पण के लेफ्ट है इसलिए माइनस लेना है। बी क्या है पता करना है, जो कि प्रतिबिंब की दूरी होगी। फॉर्मूला क्या लगेगा, अब जो फॉर्मूला यूज होगा ये दर्पण का फॉर्मूला है, ये होता है 1/u प्लस 1/b। जो मैंने पहले जो फॉर्मूला बताया था वो लेंस का फॉर्मूला था, जहां पे माइनस का यूज किया गया था और इसमें प्लस का यूज हुआ है। बताओ अब क्या होगा, कुछ नहीं, सॉल्व करना है। एफ की वैल्यू कितनी है, माइनस का 20 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/20। u की वैल्यू माइनस का 30 है, तो माइनस का 1/30, सॉरी u नहीं होगा पहले हाँ इसमें तो u ही होगा, तो माइनस का 1/30 प्लस का 1/b। ठीक है, यहां से 1/b को एक साइड लिख लो और माइनस वाले को लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 1/20 प्लस का 1/30। एलसीएम तो लेना सभी जानते हैं, कितना एलसीएम आएगा, तो भाई इसका तो 60 आना चाहिए, आ गया 60। 20 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये तो आपका आएगा कितना 3 टाइम, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, और ये प्लस का है तो इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 2 टाइम, तो कितना हो गया 2/60। इसको दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये तो भाई आ रहा है माइनस का 1/60, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 1/b की वैल्यू -1/60। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू हो गई यहाँ पे माइनस का 60 सेंटीमीटर। दिमाग में चल रहा होगा कि सर यहाँ पे जो दे रखी है वैल्यू वो 60 है, प्लस की ये भी 60 है, यही 12 है, आंसर तो गलत आया है, यही तो चल रहा होगा। तो मैं आपको यही चीज बता दूं कि यहाँ पे 60 सेंटीमीटर तो होना ही होना है, लेकिन प्लस और माइनस की वजह से ये जो इमेज बनेगी वास्तविक या आभासी बनेगी। तो यहाँ पे जो इमेज बनने वाली है इस माइनस की वजह से, और माइनस कहाँ होगा, इस साइड होगा, तो यहाँ जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वो हमेशा आभासी बनती है। जब भी अवतल दर्पण की बात की जाएगी यहाँ पे जो बनती है इमेज आभासी नहीं वास्तविक बनती है, और कैसी बनती है, इस माइनस का मतलब उल्टी बनेगी, तो इमेज कैसी होगी, वास्तविक होगी और उल्टी इमेज बनेगी। तो यही पूछा गया था कैसी बनेगी, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर यहां पे हो जाएगा। ठीक है, जो लोग ए आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। और यहां पे क्या क्या चीजें मैंने बताई, फोकल लेंथ क्या होगी, प्लस होगी या माइनस, तो फोकल लेंथ हमेशा जब भी दर्पण के लेफ्ट साइड होगी तो माइनस होगी, दर्पण के राइट साइड होगी तो प्लस होगी। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस होती है क्योंकि वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड ही रखी जाती है। हमें प्रतिबिंब निकालना है, कहां बनेगा, फॉर्मूला यूज किया, प्रतिबिंब के पता चल गया, कितना निकला -60 आंसर है। और माइनस बता रहा है कि वस्तु कैसी है, उल्टी बनी है, और उल्टी इमेज जो होती है वो हमेशा रियल इमेज होती है, वास्तविक इमेज होती है। जो भी इमेज सीधी होती है ना वो वर्चुअल होती है, ये बात याद रखना, सीधा कोई नहीं होता, सीधा जो होता है ना वो हमेशा वर्चुअल होता है। ठीक है,
चलिए, आज की क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन था और इस आखिरी क्वेश्चन के साथ में आज की क्लास का एंड होता है। और आपको मैं बता दूं कि हम लोगों के द्वारा जो बैच चला है, ये जो आपकी क्लासेस चल रही हैं, ये आपको हमने बहुत सारी क्लासेस आपकी यहाँ पे कंप्लीट करा दी हैं। और जब आप इन क्लासेस को देखोगे तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। और अगर आपको समझ में आए तो इन बैच वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसके अलावा अदर वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे जाकर आप अदर वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि ये आपकी पूरी प्लेलिस्ट आप बनकर तैयार हो गई है, जिसमें से 30 से 35 से 40 वीडियोस बन चुके हैं। ऐप पे क्लास क्यों नहीं चल रही भाई? ऐप पे क्लासेस अभी 2 दिन के बाद में स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि ऐप पे क्लासेस इसलिए नहीं चल पा रही थी क्योंकि हमारा जो स्टूडियो है वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है और इसी वजह से हमारी क्लासेस नहीं चल पा रही थी। अब शिफ्ट हो चुका है, क्लासेस फिर से स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे मैंने चीज़ों को समझा दिया है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे अगर आपको पीडीएफ चाहिए, दिमाग में आ रहा होगा भाई पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? यादविन स्मार्ट क्लासेस। तो टेलीग्राम पे जाइए, यादविन स्मार्ट क्लासेस को सर्च करिए। सर्च करने के बाद में आपको ये इंटरफेस पे दिख जाएगा कि कितनी पीडीएफ आपको यहाँ पे दी जा रही हैं। इसके अलावा अब जो बैच है हमारा साइंस स्पेशल बैच, जो कि अभी 2 दिन से क्लास नहीं चल पा रही है, फिर से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं इसकी। और इस क्लासेस में आपको मैं बता दूं खासियत क्या है कि भाई ये केवल 99 रुपए में आपको मिलने वाला है। साइंस स्पेशल बैच है, यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों की क्लासेस दी जाएंगी। यहाँ पे फिजिक्स स्टार्ट की गई है, आगे जाके केमिस्ट्री भी होगी और फिर बायो भी कंप्लीट की जाएगी। मात्र 99 रुपए का बैच है, सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस पूछा जाता है तो सभी जितने भी एग्जाम्स हैं सभी के लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही और फिर मिलते हैं हम आपको फिर शाम को 6 बजे, क्योंकि ये क्लासेस जो होती है शाम को 6 बजे होती हैं, रोजाना होती हैं। 1-2 दिन का गैप जरूर होता है क्योंकि किसी वजह से थोड़ा सा बिजी शेड्यूल भी है, तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो जाता है कि गैप हो जाता है। लेकिन हाँ, ये क्लासेस चलती रोजाना है। 1-2 दिन के गैप की वजह से आप दूसरे ये मत सोचिएगा क्लासेस को नहीं चलती हैं, लेकिन हाँ चलेंगी रोजाना। और आपको शाम को 6 बजे ये क्लासेस मिलती रहेगी। साइंस स्पेशल बैच भी आपको खरीदना है क्योंकि ये 99 रुपये में आपको बहुत कुछ देने वाला है। तो इस जल्दी कीजिए क्योंकि ये ऑफर सीमित समय के लिए है और इसके बाद में जैसे ही ये ऑफर खत्म होगा तो इस बैच की जो कीमत है वो बढ़ा दी जाएगी। और आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और आपको क्या और चाहिए ये भी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।